नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स का चैनल में। क्लास 12 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन को लेकर हमने 28 जनवरी को केमिस्ट्री का एक बोर्ड मॉक अरेंज करवाया। बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मॉक टेस्ट अरेंज करवाया और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हमने 11 फरवरी को बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के ही अकॉर्डिंग सेम केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स का भी एक बोर्ड मॉक पेपर, बोर्ड मॉक टेस्ट अरेंज कराया। सभी बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और आज हम इस पूरे बोर्ड टेस्ट का एक सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अभी हमारे पास 12 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, उसके बाद असर्शन रीजन। अभी हम सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया था, फॉर हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि हायर द फ्रीक्वेंसी, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज हायर, स्टॉपिंग पोटेंशियल हायर होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, फोटो करंट इंक्रीज, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू होती है वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ईवीएस, वीएस यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और दूसरा तरीका है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे तो हम देख पाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीज। सो आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग अलोंग पैरेलल पाथ्स एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग perpendicularly to their paths. Which of them will move in a circle path with higher frequency? जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली एंटर होता है तो सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। तो उसके टाइम पीरियड का अब मैं डेरिवेशन तो नहीं करूंगा, बट डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी जानते भी हैं या फिर आप डिराइव कर भी सकते हैं, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला हो गया। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, देन दिस विल बिकम क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब यहां पर हमें पार्टिकल क्या क्या दिए गए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दोनों का क्यू सेम होता है, हटा दो। मैग्नेटिक फील्ड सेम है, हटा दो। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी मास पे डिपेंड कर रही है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस लोअर द मास हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द मास लोअर द फ्रीक्वेंसी। तो पूछा गया है हमसे कि किसकी सर्कुलर पाथ में घूमते हुए किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो जिसका मास कम उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन का मास कम इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट अंडरगोज फ्यूजन, फ्यूजन हो रहा है भाई, टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। छोटे न्यूक्लियस मिलके एक हैवियस न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं, एक हैवियर न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं विद रिलीज ऑफ एनर्जी। ध्यान दें यहां पर क्या लिखा हुआ है, विद रिलीज ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, विच वुड हैव हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो भाई इसका सीधा सा आंसर क्या है? जब भी न्यूक्लियर फिशन होगा या फिर
जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी। मींस अगर कोई न्यूक्लियस ए ब्रेक हो रहा है दो अलग में, या 3-4 न्यूक्लियस मिलके कंबाइंड हो रहे हैं एक में, यहां पे मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज ए प्लस बी मिलके दे रहे हैं कोई डी, ओके, तो ये है फिशन। फिशन में भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी, फ्यूजन में भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी। तो यहां पर हमसे क्या बोला गया है कि फ्यूज होके हैवियर मास बना रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, मतलब ऐसे 4 पार्टिकल ए बी एक्स वाई, मान लो 4 पार्टिकल मिलके, 4 न्यूक्लियस मिलके एक हैवियर न्यूक्लियस बना रहे हैं, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और फ्यूजन में भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी। तो जो ये डॉटर बना है, डॉटर न्यूक्लियाई जो रिएक्शन के उस साइड मिलेगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लार्जर होगी। तो पूछ रहा है किसकी लार्जर होगी, आप कहेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Okay, what is the potential energy of electron in this state? टोटल एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सीधे सीधे हम सभी लोग जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के इक्वल होती है। बट यहां पर काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। तो एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक डायरेक्ट रिलेशन है, और वो क्या रिलेशन है, वो रिलेशन मैं यहां पे लिख देता हूं कि ट्वाइस ऑफ एनर्जी का जो नेगेटिव होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहां पे टोटल एनर्जी कितनी गिवन है, 13.6, हमें इसका डबल करके नेगेटिव करना है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो जब इसको 2 से इंटू करेंगे तो आपको ये डी ऑप्शन मिलेगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। A charged particle is released from rest in a region of steady and uniform electric and magnetic field. चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया जा रहा है एक ऐसी जगह पे जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। द पार्टिकल विल मूव इन, पार्टिकल किस पाथ पे चलेगा, तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है B। तो जब चार्ज पार्टिकल को रेस्ट पे छोड़ेंगे तो क्योंकि इसकी स्पीड 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगा और वो इसको किधर ले जाना चाहेगा, सीधे ले जाना चाहेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, सॉरी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो इधर लाना चाहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाता अगर इसकी वेलोसिटी और बी के बीच कुछ एंगल हो, वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही इस पे फोर्स लगाएगा स्टैटिक चार्ज पे, और वो चाहेगा कि ये सीधे चले तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। स्लिट सेपरेशन दिया है भाई, स्मॉल डी 0.28 मिलीमीटर and the screen is placed 1.4 मीटर अवे। कैपिटल डी गिवन है आपको 1.4 मीटर। ओके, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर। इसके क्वेश्चन में यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 600 नैनोमीटर। द फ्रिंज विड्थ, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हो गया। अब आपको करना क्या है, डी लैम्डा और डी की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, यू विल गेट 3 mm एज आंसर। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फोटोन हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 नैनोमीटर, लैम्डा इज गिवन हियर
3 नैनोमीटर, नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹। इट्स मोमेंटम इज, इसका मोमेंटम कितना होगा, वेवलेंथ गिवन है, मोमेंटम निकालना है। तो फोटोन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ और वेवलेंथ इक्वल होती है, सेम आती है। तो आप इसकी वेवलेंथ निकालो या डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, एक ही बात है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा डी ब्रोगली विल बिकम H ओवर P, और हमें क्या करना है, लैम्डा गिवन है, P निकालना है। तो लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करें, H की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6.63, 10⁻⁻34। ओके, तो यहां से P की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट आंसर B एज एन ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है सीधे सीधे फॉर्मूला बेस ही कहूंगा इसको, क्योंकि लाइमन सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में लाइमन सीरीज में सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगी। तो फॉर्मूला तो इसका सीधा सीधा सब जानते हैं, 1/λ इज इक्वल टू R 1/n2 स्क्वायर। और क्योंकि ये लाइमन सीरीज है, n2 स्क्वायर या n स्क्वायर, और क्योंकि ये लाइमन सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन आएगा फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 में, और 1 का स्क्वायर। तो भाई यहां पर क्या बोला जा रहा है, वर्ड है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ध्यान रखें, लॉन्गेस्ट जंप्स, लॉन्गेस्ट जंप, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट जंप, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट से 1 में आएगा, लॉन्गेस्ट जंप करेगा, तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। यानी कि n की वैल्यू कितनी पुट होगी यहाँ पे, इनफाइनाइट, और r की वैल्यू आपको याद भी है और क्वेश्चन पेपर में गिवन भी है, ऊपर कांस्टेंट है जहाँ पे, वहां पे गिवन है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर तो इसका होता है 911 एंगस्ट्रॉम, बट यहाँ पे नैनोमीटर में बात बोल रहा है, तो आपका ऑप्शन होगा 91 नैनोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द टॉर्क एक्सर्ट, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या गिवन है। टॉर्क एक्सर्ट बाय द फील्ड ऑन द डाइपोल इज, जो टॉर्क लग रहा है डाइपोल पे वो पैरेलल टू बोथ द फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट, टॉर्क इसके भी पैरेलल होगा, इसके भी पैरेलल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ऑप्शन सी, पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड, पी के पैरेलल होगा, ई के परपेंडिकुलर होगा। या ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन, कि इसके पैरेलल है और इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर का क्लास 11th का क्वेश्चन है बेटा। सीधा सीधा क्या क्वेश्चन है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलता है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, ये बेसिक रूल है। तो ए क्रॉस बी करके जो भी रिजल्ट आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी। तो टॉर्क जो है वो पी के भी परपेंडिकुलर होगा और ई के भी परपेंडिकुलर होगा, एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, परपेंडिकुलर टू द बोथ फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री, विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 × 10⁵, ई गिवन है आपको। एक्सपीरियंस अ टॉर्क 4 न्यूटन मीटर, टॉर्क गिवन है आपको। चार्ज ऑन द डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डाइपोल गिवन है। वैसे तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और पीवी सब जानते हैं क्या होता है, Q × 2L। गलती बच्चे कहां पे करेंगे इस क्वेश्चन में, ये बेसिक क्वेश्चन है और इसमें गलती बच्चे बहुत बार करते हैं। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ द डाइपोल दिया है 2 सेंटीमीटर, है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, इस L को 2 लिखते हैं, बट ये L नहीं है डाइपोल की लेंथ। डाइपोल की लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज के बीच की जो ये लेंथ है,
डेल्टा, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द डायपोल। और डेल्टा को डेरिवेशन करने के लिए हम 2L बोलते हैं, सेंटर से इधर L, सेंटर से इधर L। तो ये डायपोल की लेंथ मींस पूरे के पूरे 2L की वैल्यू दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको 2L की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, थीटा गिवन है, sin 30 1/2 बनेगा, और आपको टॉर्क की वैल्यू भी गिवन है, आपको Q कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब आंसर आएगा आपका तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो लिया जाता है बिकॉज अर्थ इज अ गुड, अर्थ क्या है, गुड इंसुलेटर, गुड कंडक्टर, गुड सेमीकंडक्टर और गुड डाइलेक्ट्रिक। तो अर्थ को एक गुड कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अर्थ एक गुड कंडक्टर है क्योंकि वो सारे चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अर्थ पे, तो इसलिए अर्थ एक अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए उसका जो पोटेंशियल है वो जीरो लेके चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस, बढ़ती है, विद डिक्रीज इन, क्या घटाने से बढ़ती है, तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यहाँ पे द सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल कह रहा है, तो सेंसिटिविटी होती है phi/I और उसकी वैल्यू होती है NAB/K। तो कह रहा है S बढ़ेगा, क्या घटाने से, N घटाने से। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज करने से S बढ़ेगा, नहीं, ये प्रोपोर्शनल है। N इंक्रीज करने से S बढ़ेगा। एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया इंक्रीज करेंगे या एरिया डिक्रीज करेंगे तो ऐसे डिक्रीज होगा, इंक्रीज थोड़ी होगा। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, टॉर्सियोनल रिजिडिटी का कांस्टेंट, टॉर्सियोनल कांस्टेंट या रिजिडिटी कांस्टेंट या टॉर्सियोनल रिजिडिटी कांस्टेंट, इसको घटाएंगे तो एस बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए बढ़ते हैं अपने अजर्शन रीजंस की तरफ। हमको 4 अजर्शन रीजन आएंगे, 12 एमसीक्यू आएंगे, ये सेक्शन कंप्लीट होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13, अजर्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बिल्कुल सही बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वीडी वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती। ध्यान रखना, टाइम कांस्टेंट नहीं बोल रहा है, टाइम बोल रहा है, तो टाइम पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हम जानते हैं I इज इक्वल टू NEAVD, या फिर VD टॉर्क पे भी डिपेंड करता है, वो भी एक अलग फॉर्मूला है, बट किसी भी फॉर्मूले में T नहीं आता VD के साथ, तो सही बात है। रीजन, इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करता है, फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है कहीं ना कहीं। तो ये सीधे सीधे क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, सही बात है। इलेक्ट्रॉन्स पे जब फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे उसको। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी होगा असर्शन रीजन में, ध्यान से देख लेना, इसका ऑप्शन बी है। आते हैं क्वेश्चन 14 पे, लाइट इज अ वेव फिनोमिना, बिल्कुल सही है, लाइट एक वेव है। लाइट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ये बात गलत है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स या मीडियम, इनकी जरूरत नहीं होती। इन्हें सिर्फ किस चीज की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से ये मिलकर बनती है, तो इन्हें मीडियम की जरूरत नहीं है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग। तो 14 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मैटर हैज वेव पार्टिकल नेचर, बिल्कुल सही बात है। लाइट हैज ड्यूल नेचर, ये भी बिल्कुल सही बात है। पर मैटर के पास ड्यूल नेचर किस लिए है, क्या लाइट के पास ड्यूल है इसलिए? ये तो कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16,
एनर्जी इज रिलीज इन न्यूक्लियर फिशन, फ्यूजन में भी फिशन में भी, दोनों में होती है तो दोनों में चलेगा, करेक्ट है। टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फिशन फ्रेगमेंट्स इज लार्जर देन द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। अभी अभी हमने बात करी थी ऊपर कि भाई जो डॉटर न्यूक्लियस है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पेरेंट न्यूक्लियस के कंपैरिजन में लार्जर होगी, क्योंकि फ्यूजन या फिशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये बात आप एक बार ढंग से याद भी कर लें। क्या? सीधा सा एक स्टेटमेंट बना के इसको याद करें कि जब भी फ्यूजन होगा या फिशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, और जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन BePn बढ़ेगा। अब ये स्टेटमेंट फ्यूजन और फिशन दोनों में काम करेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? व्हाई आर इंफ्रारेड वेव्स ऑफन कॉल्ड हीट वेव्स? एक्सप्लेन। तो हमें एक्सप्लेन भी करना है कि IR वेव्स हीट वेव्स क्यों कही जाती है। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या है कि भाई जो IR वेव्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत इजीली एब्जॉर्ब करते हैं IR को, और जब ये IR को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो हमारी बॉडी, मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारी बॉडी का वाटर से बना है, या हम जो खाने की चीज़ें ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो सब कहीं ना कहीं में वाटर कंटेंट अवेलेबल होता है किसी ना किसी फ्रैक्शन में। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम IR वेव डालते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट वाटर कंटेन करता है तो वाटर IR को ही सबसे इजीली ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है। यही इसका एक्सप्लेनेशन है कि इनको हीट वेव कहा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे इसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली एब्जॉर्ब IR वेव्स एंड देयर थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई IR वेव्स आर कॉल्ड हीट वेव्स। ऐसे सिंपल सा टू द पॉइंट हमें इसका आंसर लिखना है। आगे देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या गिवन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट मोमेंटम। इस शब्द का मतलब बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ मोमेंटम कैरी करके चलती है या फिर अपने साथ मोमेंटम ट्रांसपोर्ट करती है। इसको एक्सप्लेन करना है क्या है इसका मतलब। तो भाई जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा, कहीं पे मान लो रखा हुआ है, रेस्ट पे है, और इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराई जाती है, कोई भी EM वेव चार्ज पार्टिकल पे इंसिडेंट कराई जाती है, तो ये चार्ज पार्टिकल मोशन में आने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है, यानी कि EM वेव चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रही है। अब किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट को कोई चीज अगर मोशन में ला रही है तो यानी कि वो उस पर फोर्स लगा रही है, यानी कि न्यूटन्स लॉ के हिसाब से कहीं ना कहीं मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है। तो क्योंकि EM वेव एक चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करती है, रुके हुए चार्ज पार्टिकल को मोशन में ला सकती है, और कोई भी चीज जो रुकी हुई मोशन में आ रही है वो तभी आ सकती है जब उसको कोई मोमेंटम दिया जाए। इसका मतलब EM वेव अपने साथ एक मोमेंटम लेके चलती है, ऐसा इसमें लिखना हो गया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा इजी न्यूमेरिकल है, काफी सही क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। 2 बल्ब है हमारे पास P और Q, और दोनों का रेजिस्टेंस है 1:2। P का अगर 1 है, Q का 2 है, P का 2 है तो Q का 4 है, मतलब 1:2 है। तो यहां पर कर लेते हैं कैलकुलेशन। R1 अपॉन R2 की वैल्यू गिवन है 1/2। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत बढ़िया, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में करंट सेम होती है, चार्ज सेम होता है, याद रखना है। तो जब 2 चीजें सीरीज में हो उनमें करंट सेम होगी या फिर कहें चार्ज सेम होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेशन इन दीज बल्ब्स। पावर जो खर्च हो रही है उसका रेशियो निकालना है। करंट सेम है, रेजिस्टेंस गिवन है, सीधा सा फॉर्मूला है
पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो फर्स्ट वाले की पावर और सेकंड वाले की पावर का जो रेशियो हमें निकालना है, ये हमने लिख दिया आई स्क्वायर आर फॉर 1, आई स्क्वायर आर फॉर 2, और आई दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों सीरीज में। आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल एंड P1 अपॉन P2 विल बिकम 1/2 एंड दैट इज अवर आंसर। स्टेप मार्किंग है तो ध्यान रखना बेटा, पहले जो ये R1 अपॉन R2 गिवन है इसको लिखना है, फिर ये पॉइंट मेंशन होना चाहिए कि सीरीज में करंट सेम होती है, एंड देन आपको पावर का फॉर्मूला लिखना है आई स्क्वायर आर और लास्ट में आंसर लिखना है। तो हाफ हाफ करके ऐसे मार्क्स डिवाइड होंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 412.5 नैनोमीटर, इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ गिवन है ऑन ईच ऑफ द मेटल्स गिवन बिलो। यहाँ पे हमें Na, K, Ca, मोलिब्डेनम ये सब मेटल दिया है, इनका वर्क फंक्शन गिवन है 1.92, 2.15, 3.20, 4.17, और क्या कहा जा रहा है कि विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो एमिशन होगा, नहीं है तो एमिशन नहीं होगा। दोनों तरफ H से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बिकम H न्यू, दिस विल बिकम H न्यू TH, और ये H न्यू TH क्या होता है? वर्क फंक्शन। तो दिस इज अवर वर्क फंक्शन। कोई इसे W लिखता है, कोई इसे फाई लिखता है, कोई इसे फाई TH, कोई फाई नॉट, हम फाई नॉट ले लेंगे। और H न्यू क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। तो ये कंडीशन है एमिशन होने की। तो जिसका वेव फंक्शन, जिसका वेव फंक्शन जो लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है उसकी एनर्जी से कम होगा, ध्यान से सुनना, उल्टा पढ़ना। यहाँ पे क्या होता है? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड से, यानी कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। तो हम क्या करें, जिसका क्वेश्चन उल्टा गिवन है यहाँ पे, जिसका वेव फंक्शन कम होगा लाइट की एनर्जी से वो एमिशन शो करेंगे। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं वो एमिशन शो नहीं करेंगे। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? ये एच न्यू कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी ट्रिक मैंने सबको सिखाई थी मेरे चैनल पे, एक 1 मिनट कॉन्सेप्ट वाली प्लेलिस्ट में उसकी वीडियो भी है, देखते हैं क्या है। ये एच न्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई? तो एच न्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है HC अपॉन लैम्डा लिख दो। सबसे पहली बात, फोटोन का लैम्डा गिवन है, एनर्जी निकालनी है। HC की वैल्यू सीधे सीधे याद करो, 1240 EVNM, 1240 EVNM, बस इतना ही। और लैम्डा आपको कितना दिया है? लैम्डा 412.5, 412.5 nm। तो इससे होगा क्या? nm से nm कैंसिल, और ये जब आप डिवाइड करोगे तो देखो नीचे 4 ऊपर 12, 4 3 जा 12, 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3.01, और यूनिट क्या बच रही है हमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई एनर्जी निकल गई फोटोन की। ये बहुत अच्छी ट्रिक है कैलकुलेशन करने की, समय बचाती है और बहुत इजी ट्रिक है। तो अब हमें क्या चेक करना है? ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ये आपको फाई गिवन है बेटा, फाई। तो एनर्जी कितनी आई है? 3.01। में यहां साइड में लिख देता हूं 3.01, 3.01, 3.01, 3.01। तो अब जिसका फिर से देखें, जिसका फाई 3.01 से कम है वो एमिशन दिखाएगा, जिसका फाई 3.01 से कम नहीं है वो एमिशन नहीं दिखाएगा। देखो Na का फाई 3.01 से कम है, एमिशन शो करेगा। यहां फाई 3.01 से कम है, एमिशन शो करेगा। ये ज्यादा हो गया, एमिशन शो नहीं करेगा। ये इससे लार्जर है, एमिशन शो नहीं करेगा। तो हमसे क्या पूछा था? विच वन विल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो भाई एक तो Na शो करेगा, एक K शो करेगा, ये दोनों नहीं करेंगे। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। इसको थोड़ा डायग्राम और क्वेश्चन एक साथ देखना था तो इसलिए इसको अलग से कट करके दिखाया गया आपको। 10 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। 10 वोल्ट का सेल है, पैरेलल में जुड़ा है, अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF 200 वोल्ट। इसको 200 वोल्ट के EMF की बैटरी से जोड़ा गया है।
इंटरनल रेजिस्टेंस 38 ओम शोन इन द फिगर। यहाँ पे आप देखना एक गड़बड़ करते हैं बच्चे, उसको ध्यान से सुनना। वो कह रहा है 38 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, पर वो आपको अज्यूम नहीं करना है, शोन है फिगर में। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 38 ओम है, सर यहाँ पर एक 38 ओम और होगा। ये ऐसे नहीं बोल रहा है वो कि 38 ओम अज्यूम करना या है, वो कह रहा है 38 ओम इंटरनल है और वो डायग्राम में गिवन है, मतलब ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ही है, गिवन है। ओके, ये मिस्टेक मत करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट निकालनी है, केवीएल केसीएल का एक बहुत ही सिंपल और उतना ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए फटाफट स्टेप्स फॉलो करते हैं। आपको जिस स्टेप से सिखाया गया है आप उस स्टेप से करना, हमने जिस स्टेप से किया है उससे करते हैं। हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल माइनस, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल माइनस। ओके, करंट की कोई डायरेक्शन लेनी है, कोई सी भी ले सकते हैं। तो हमने मान लिया करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो होगी इस डायरेक्शन में। दूसरी बात, रेजिस्टेंस में करंट जहां से एंटर होती है उसे पॉजिटिव, जहां से एग्जिट होती है उसे नेगेटिव लेते हैं। इस सर्किट में करंट हमें निकालनी है, तो सपोज वो आई है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, केवीएल की क्वेश्चन लिखते हैं। हमें क्या करना है, सारे आई इंटू आर, आई इंटू आर, आई इंटू आर और ई एक साथ लिख के इज इक्वल टू 0। तो यहां पर एक ही आर है, तो आई इंटू आर मीन्स 38 आई, और कोई आर नहीं है, खत्म हो गया। V देखो 10 200, तो 10 200 सारे हो गए इज इक्वल टू 0। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए कंपोनेंट भी चेक कर लो, 1 2 3 तीन टर्म 1 2 3 हो गया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, सर्किट में क्लॉकवाइज चलना है। अगर हम रेजिस्टेंस से पॉजिटिव साइड से एंटर हुए तो पॉजिटिव ले लो, अदरवाइज नेगेटिव ले लो। तो जब हम क्लॉकवाइज चले 38 ओम के अंदर हमने एंट्री ली प्लस साइन से, तो इसके आगे आ गया प्लस साइन। ठीक है, सारे आई आर जितने भी उनके लिए ये रूल लगेगा। वोल्टेज के लिए क्या रूल बताया है, सेल के अंदर प्लस से माइनस चलना पड़ता है। अगर आप क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव। अब हमें 10 वोल्ट का साइन लेना है, तो 10 वोल्ट के अंदर प्लस से माइनस चले, फिर हमें ऐसे 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 चलना पड़ेगा, फिर प्लस से माइनस सेल के अंदर ऐसे। ये कौन सा ऑर्डर है, क्लॉकवाइज। तो 10 हो गया प्लस, 200 के अंदर प्लस से माइनस चलते हैं तो ऐसे, फिर यूं चलना पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो ये ऑर्डर अगर हम फॉलो करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, माइनस 200 और ये दोनों हटेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, उधर जाएंगे। दिस विल बिकम 38i इज इक्वल टू, ये बनेगा 190, i विल बिकम 190 अपॉन 38, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल में 5 आएगा, है ना, 5 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर, हो गया 5 एम्पियर। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। द फिगर शोज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस। नॉर्मली मीन्स 90 डिग्री ऑन द फेस ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल है भाई, तो 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 एंड दिस इज ऑल्सो 60। अभी मैं लिख कम रहा हूं क्योंकि डायग्राम थोड़ा हौच-पौच ना हो जाए। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। ओके, प्लेस्ड इन वाटर, इस पूरे को वाटर में डिप कर दिया, पानी के अंदर डिप कर दिया, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे तो हमें पता ही है 1.33, बट यहाँ पे गिवन भी है 4/3, तो वो लिख दिया। विल दिस रे सफर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑन स्ट्राइकिंग द फेस AC। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है TIR होगा कि नहीं होगा, देन जस्टिफाई योर आंसर, फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन देना है कि TIR होगा नहीं होगा। तो आप सॉल्यूशन ढूंढे इसका, वही इसका जस्टिफिकेशन होगा, और लास्ट में बताएं फिर उस सॉल्यूशन के आधार पे कि TIR हुआ या नहीं हुआ। तो भाई देखें, जब यहां पर हम लाइट डालेंगे इस प्रिज्म में, पानी में ये डिप कर चुके हैं, तो लाइट पहले वाटर में जाएगी फिर ग्लास में। तो जैसा कि सब जानते हैं, यहां पे लिखना रिफ्रैक्ट, लाइट पहले जिस मीडियम में जाती है उसे पहले लिखो, बाद में जिस मीडियम में जाती है उसे बाद में लिखो,
और जिसे पहले लिखा है उसको नीचे लिखना है, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। जिस मीडियम में लाइट पहले जाती है, जिस मीडियम में लाइट बाद में जाती है, पहले जिसमें जा रही है उसे पहले लिखो, बाद में जिसमें जा रही है उसे बाद में लिखो। जिसको पहले लिखा है उसके रिस्पेक्ट में बात होती है, और मैथमेटिक्स का एक रूल है, जिसके रिस्पेक्ट में कोई नंबर निकाला जाए उससे डिवाइड करते हैं। तो ये अपॉन में आ चुका है, स्नेल्स लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है हमारे इस मीडियम का। ओके, पुट करेंगे वैल्यू एन जी एंड डब्ल्यू की। दिस विल बिकम 3/2 अपॉन 4/3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/8। तो इसको चाहे सॉल्व कर लें चाहे ऐसे ही रहने दें। हमें क्या करना है, TIR होगा या नहीं ये बताना है, ठीक है। TIR के लिए लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। आप देख सकते हैं लाइट डेंसर से रेयर में कब जाएगी, 4/3 छोटा नंबर होता है, 3/2 बड़ा नंबर होता है। ये 1.5 है, ये 1.33 है, तो ग्लास का ज्यादा है, वाटर का कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो TIR हमें इस सरफेस पे चेक करना होगा जब लाइट ग्लास से वाटर डेंसर से रेयर में जाएगी। ओके, तो पहले काम करते हैं, इसकी ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करते हैं कि किधर जाएगा। तो भाई ये ऐसे जाएगा सीधा। ओके, नॉर्मल इंसिडेंट कह रहा है भाई, एक नॉर्मल तो यहां भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एंगल 60, तो ये वाला 90 है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, तीनों ट्रायंगल का सम 180 सबको पता होगा। ये है 90, ये है 60, तो ये कितना होगा, दिस विल बिकम 30। बट जो एंगल मेजर होते हैं वो नॉर्मल से होते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है इस सरफेस का, ये लाइट इंसिडेंट है, तो भाई ये वाला एंगल चाहिए हमें, जो कि कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। ओके, तो मैं पहले ये चेक करता हूं इस सिस्टम का IC यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना है। फॉर्मूला सब जानते हैं, साइन IC इज इक्वल टू 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ये हो चुका है WNG। तो ये आएगा हमारा 1/9/8। ओके, देन दिस विल बिकम 8/9, ये आएगा हमारा साइन IC। जब आप 8/9 को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.89। दिस इज योर साइन IC। ओके, ये हो गया आपका साइन IC। अब आपको चेक करना है यहां पे इंसिडेंट एंगल कितना है डेंसर से रेयर में, I कितना है इंसिडेंट, और वो है 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री सब जानते हैं कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 साइन I। ये होगा साइन 60, और साइन 60 √3/2, √3 की वैल्यू 1.732/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1.732 को 2 से, तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 0.866 आएगा आपका यहाँ पे, लगभग इतना। तो सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहां पर साइन I छोटा है साइन IC से, या फिर यूं कहें I की प्रॉपर्टी ही साइन खुद फॉलो, थीटा की प्रॉपर्टी साइन फॉलो करता है, थीटा स्मॉल साइन स्मॉल, थीटा लार्ज साइन भी लार्ज। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं I भी कम है IC से। तो TIR होने के लिए एंगल, इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से लार्जर होना चाहिए, यहां पे स्मॉलर है, तो यहां पर TIR नहीं होगा। तो आप, उसने क्या पूछा आपसे कि विल दिस रे सफर TIR, आप कहेंगे नहीं। पूछ रहा है जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन क्या देंगे कि यहां पर इंसिडेंट एंगल जो है वो IC की वैल्यू से कम है, इसलिए। तो ट्रेजेक्टरी, अच्छा क्वेश्चन पूछता है आगे, अगर ये 3 मार्क्स का बन जाता तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देता, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे, रे का पाथ ट्रेस करो। तो भाई यहाँ TIR नहीं हो रहा है, डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, लाइट को जाना था सीधे पर डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर बेंड होगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 का और वाला देखते हैं क्या कह रहा है वो। व्हाट आर मैटर वेव्स, मैटर वेव्स क्या होती हैं।
तो इसका सीधी सी डेफिनेशन क्या है, वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, सीधा सीधा ये आंसर हो गया एक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन में ही आंसर की हिंट है कि हमें जो सॉल्यूशन करना है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। दूसरी चीज, प्रोटॉन और अल्फा दोनों चार्ज पार्टिकल है, तो जब चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट हो, ऐसी कुछ बात हो रही है यहाँ पे। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड द अल्फा पार्टिकल। बट आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ का वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें चार्ज आता हो, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, और पोटेंशियल डिफरेंस आता हो, चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका आपको सीधे सीधे डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला याद होगा, और वो होता है h अपॉन अंडर रूट 2m। यहां पर काइनेटिक एनर्जी होता है, पर जब चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस के इफेक्ट में मोशन करे तो qv होगा। ओके, अब क्या क्या दिया गया है देखो, है रेक्टिफाई कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है प्रोटॉन है, अल्फा है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, h एक कांस्टेंट है हटा दो, 2 एक कांस्टेंट है हटा दो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है हटा दो, सिर्फ क्या बच रहा है यहाँ पे, मास और चार्ज। तो हमें रेशियो निकालना है दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो लैम्डा के अपॉन में है m और q, तो लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या बनेगा, लैम्डा के अपॉन में। तो अगर ये अल्फा का है तो अपॉन में आएगा, प्रोटॉन का है तो अपॉन में आएगा, तो अल्फा के अपॉन में आएगा मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, और प्रोटॉन के अपॉन में आएगा तो ऊपर चला जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और साथ में आएगा रूट। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करनी है। मैं यहां पर कैलकुलेशन करके दे देता हूं, थोड़ी सी जगह दिख रही है यहाँ पे। प्रोटॉन का मास mp ही मान लो, प्रोटॉन का चार्ज qp ही मान लो, अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 प्रोटॉन के बराबर 4 टाइम्स ऑफ mp, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 प्रोटॉन के बराबर 2 टाइम्स ऑफ qp। तो फिर mp से mp कैंसिल हो जाएगा और qp से qp कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, सीधी सी बात है, लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 4 टू जा 8, या फिर ऐसा करो, रूट है 4 बाहर आएगा तो 2 बनेगा, ये 2 रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 2 और एक 2 बाहर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि लैम्डा ऑफ अल्फा अपॉन लैम्डा ऑफ p विल बिकम 1 अपॉन 2 रूट 2, और ये हो गया आपका आंसर, सेक्शन बी कंप्लीट। ओके, तो आते हैं हम सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला गया है, एन आयरन रिंग ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर हैज वाइंडिंग ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑफ n टर्न्स, ठीक है, पर मीटर। व्हेन द करंट इज इन वाइंडिंग इज I, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग। भाई क्या बोला गया है कि एक रिंग है हमारे पास, आयरन की बनी है, और इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी आयरन की म्यू आर है। फिर बोला गया इसमें अलग से एक वायर की वाइंडिंग कर दी, ऐसे इसको बोलते वायर की वाइंडिंग कर दी, और इस पे आई करंट फ्लो करवाई, इस वाइंडिंग में आई करंट फ्लो करवाई। तो इस वाइंडिंग के अंदर जो ये रिंग है उस पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बोल रहा है उसकी वैल्यू सॉल्व करके बताओ क्या होगी। तो ये एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन है। मैं आपको स्टेप बता देता हूं, आप उस स्टेप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। देखो आप क्या करना, आप जो अंदर आयरन की रिंग है उसे रिंग मत मानो, एक आयरन की रॉड मान लो, ये वो आयरन की रॉड है, ये जो जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है, सपोज ये आयरन की रॉड है, ठीक है। इस रॉड पे वाइंडिंग करवा दो, ऐसा इस रॉड पे वाइंडिंग करवा दो, ठीक हो गया।
तो ये बन गया क्या, सोलेनॉइड। ठीक हो गया। तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पर लिख दो। कितना होता है सोलेनॉइड का, म्यू नॉट। अगर इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी नहीं है तो नहीं लिखते, गिवन है तो लिखते हैं म्यू आर, तो म्यू आर लिख दिया। यहां पे आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, इस वाइंडिंग में कितनी करंट फ्लो रही आई अपॉन सोलेनॉइड की लेंथ, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस रॉड में। ये जो अंदर रॉड रखी है इसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हमें लेकिन रॉड नहीं दे रखी है, हमें क्या गिवन है, रिंग गिवन है। तो भाई हमें क्या करेंगे, अगर मैं इस रॉड के दोनों एजेस को मिला दूं तो ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा तब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट वही रहेगा, म्यू आर वही रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल जो भी होंगे वही रहेंगे, आई वही। लेकिन इस वायर की इस रॉड की जो लेंथ थी एल, उसको बेंड करके हमने क्या बना दिया, 2 पाई आर। क्या बना दिया, 2 पाई आर। इसकी सरकमफेरेंस, सपोज इसकी रेडियस आर है, वो गिवन नहीं है, वो अपनी तरफ से मान लिया हमने स्मॉल आर, तो एल की जगह पे कौन आएगा, 2 पाई आर। ठीक है, और भाई यहां पर ध्यान दें कैपिटल एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये टोटल लेंथ है, देखा जाए तो यहां देखा ना टोटल लेंथ है, तो एक तरह से n अपॉन 2 पाई आर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है प्रॉब्लम में, स्मॉल n। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ क्या बन जाएगा, स्मॉल n, एंड दिस विल बिकम म्यू नॉट म्यू आर स्मॉल n आई। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस रिंग में। ओके, ये हो गया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ससेप्टिबिलिटी काई ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज, एक मिनट, नेक्स्ट एक मिनट है भैया, चलने देना, कोई नहीं, वहां पे नोटिफिकेशन आ गया ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बी क्या बोल रहा है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक, ससेप्टिबिलिटी मींस काई ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज 0.9853। भाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी 0.9853 है, ये लेस देन 1 है। पहली चीज का यहां पे लेस देन 1 है और पॉजिटिव है, तो स्मॉल पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी किन मटेरियल्स की होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की होती है। तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, भाई हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ड्रॉ द मॉडिफिकेशन of the field pattern on keeping a piece of this material in a uniform magnetic field। अब ये जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अगर आप पुराने पेपर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली हर 1 साल 2 साल के गैप में किसी ना किसी तरह पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देख लेना। एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, अब फिजिक्स में क्या होने लगा है कि जो बुक में डायग्राम गिवन है एज इट इज पेपर में पूछे जा रहे हैं, ग्राफ डायग्राम। तो एनसीईआरटी आपके मतलब टिप्स पे होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सपोज कोई मटेरियल रखा है और ये कैसा मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको आपने आइडेंटिफाई किया, जो है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जो वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ, या फिर ऐसा कहो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यहां पर अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं, ये रहा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये अट्रैक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, खींचेंगे अपनी तरफ ऐसे, ये हो गया। तो पूछा क्या था हमसे, फील्ड पैटर्न में क्या मॉडिफिकेशन करेगा ये पीस, तो फील्ड सीधा सीधा था, बट ये पीस रख के इसने मैग्नेटिक फील्ड को खींच लिया अपनी तरफ, है ना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल से। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, 111। ओके, आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजन, रीजन देना है भाई, स्टेटमेंट गिवन है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन इज लो। रेजिस्टेंस क्या होता है, कह रहा है लो, रेजिस्टेंस इज लो व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस, जब ये किस में हो, फॉरवर्ड बायस में हो, एंड इज हाई, मतलब रेजिस्टेंस हाई हो जाता है कब, व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। तो बोल रहा है रीजन दो, ऐसा क्यों हो रहा है कि फॉरवर्ड बायस में तो रेजिस्टेंस घट रहा है और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन दो। तो इसका सिंपल सा आपको क्या आंसर लिखना था
कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है, तब डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी वो विड्थ कम हो जाती है, डिप्लीशन रीजन पतला हो जाता है फॉरवर्ड बायस में। और क्योंकि डिप्लीशन रीजन पतला हो गया है तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इजीली जंप कर सकते हैं, तो करंट बढ़ गई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया है। तो क्या करना था आपको यहाँ पे, इस वाले ऊपर वाले का क्या है आंसर, इसका आंसर यह है कि व्हेन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस देन विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन रिड्यूसेस, हेंस रेजिस्टेंस रिड्यूसेस। बस इतना ही। और क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस इज हाई व्हेन इट इज इन रिवर्स बायस। तो क्या कहेंगे कि जब डायोड रिवर्स बायस में होगा तो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी रिवर्स बायस में, डिप्लीशन रीजन की विड्थ वो बढ़ जाएगी। और क्योंकि विड्थ बढ़ गई है तो अब इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को इधर उधर जाने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि उसे वो रीजन क्रॉस करके जाना है, विड्थ बढ़ गई है तो फिर वो अब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो इसका सीधे से मतलब करंट घटना, करंट घटना मतलब रेजिस्टेंस का बढ़ना। तो फॉरवर्ड बायस में विड्थ घट जाएगी, रेजिस्टेंस इसलिए घटता है। रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ता है। नेक्स्ट आएंगे, डोपिंग ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज नेसेसरी फॉर मेकिंग व्हाट। क्या करने के लिए डोपिंग की जाती है सेमीकंडक्टर की। तो आप कहेंगे कि भाई सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्यों की जाती है, टू इंक्रीज देयर कंडक्टिविटी, to increase their conductivity for electronic devices। हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए होते हैं ऐसे जिनमें हमें अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस की नीड होती है, तो हम इनमें डोपिंग लेवल को चेंज करके रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस को गेन कर सकते हैं। ये इनकी खासियत है। कंडक्टर ऐसा नहीं करते, इंसुलेटर भी नहीं करते। इनमें क्या खासियत है, स्पेशल टाइप की डोपिंग करके स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस, स्पेशल टाइप की कंडक्टिविटी क्रिएट की जा सकती है। यहां पर आप क्या भी लिख सकते हो, टू डिक्रीज देयर रेजिस्टिविटी, ये भी चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है इसका आंसर। आफ्टर डोपिंग टू मेक इट एन टाइप और पी टाइप। डोपिंग देने के बाद या तो हम एन टाइप बना देंगे या तो हम पी टाइप बना देंगे। सेमीकंडक्टर क्रिस्टल स्टिल बिकम न्यूट्रल। जनरली बच्चों को क्या लगता है कि अगर हमारे पास कोई सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम का क्रिस्टल है, और हम इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला दें, पेंटावेलेंट मतलब 5, तो इसके 4 जर्मेनियम के 4 एक दूसरे से बॉन्ड बना लेंगे, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। पेंटावेलेंट ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, डोनर इंप्योरिटी। सर क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डोनर इंप्योरिटी मिला दी है तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। बट ये गलत है, आपने इसको चार्ज नहीं, आपने इसको सिर्फ वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। अगर ये अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लाया है तो अपने साथ 5 प्रोटॉन भी तो लाया होगा। कुल मिलाकर बात यह है, इंप्योरिटी एज अ होल न्यूट्रल ही है। ओके, और ये क्रिस्टल भी एज अ होल न्यूट्रल ही है। तो जब इसको इसमें मिलाएंगे तो पूरा सिस्टम न्यूट्रल ही रहेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सपोज आपके पास जर्मेनियम का क्रिस्टल है और आपने इसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी मिला दी, कोई ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जो इसको 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देती है, लेकिन भाई लोग ये साथ में 3 प्रोटॉन भी लाता है अपने। तो कुल मिलाकर बात ये एज अ होल ये न्यूट्रल है और ये भी एज अ होल न्यूट्रल था। तो जब इनको इसमें इंप्योरिटी को इसमें मिक्स करेंगे, डोप करेंगे, डोपिंग करेंगे, तो भी ये न्यूट्रल ही रहेगा। नेक्स्ट अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 24 में। क्या बोला गया इस क्वेश्चन नंबर 24 में? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन गाइगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, दिस इज 2.56 into 10 to the power minus 12 joule. Okay, consider that particle approaches gold nucleus Z is equal to 79 in head on position. तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रहा गोल्ड का न्यूक्लियस Z is equal to 79 और भाई यहाँ से अल्फा पार्टिकल इस पे बम्बार्ड कराया, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कराया कोई अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल और हेड ऑन कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन है,
तो ये पार्टिकल कहीं जाएगा और रुक के फिर वापस आएगा। तो जहां पर ये रुका इसी को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं इसे कहूंगा डी। ये कितने क्लोज तक जा पाया सबने पढ़ा है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड में, ऐसे एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल एग्जांपल गिवन है। ओके, तो हमें ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालनी है। तो सीधी सी बात है, यहां पर इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है और जब ये यहां पहुंचेगा तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी यहां पे पहुंचते ही। ओके, इसका चार्ज अल्फा पार्टिकल कितना होता है, इसका चार्ज 2e प्लस का। न्यूक्लियस कितना होगा चार्ज 79e प्लस का। ओके, तो भाई सीधी सी बात है, ये जो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विल कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Z, ये रहा Q2 79e ओवर d, और यही हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो d विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू सबको पता ही है, और दिस विल बिकम 2e, e सबको पता है, e की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्मॉल e, वैसे तो ये नोन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये आ गया अपॉन में ke। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी ऊपर गिवन है ये वाली, इसको यहाँ पुट करेंगे, e की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 79e, सॉरी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकल के आएगी 14.2 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर मीन्स 10⁻⁻15। ये हो गई आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब अगला क्वेश्चन भी इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है वो, इफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, तो अगला क्वेश्चन क्या है यहां पे देखते हैं क्या कह रहा है ये। इफ द अबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अ प्रोटॉन ऑफ सेम एनर्जी, अब अल्फा की जगह क्या यूज कर लिया, प्रोटॉन, पर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी वही रही, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम यहाँ अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल ना करके प्रोटॉन इस्तेमाल करें। भाई देखो, अगर प्रोटॉन इस्तेमाल करेंगे तो भाई U कितना हो जाएगा, ओ चार्ज कितना हो जाएगा, सिर्फ प्लस E। तो इस प्रॉब्लम में होगा क्या कि यहां से 2 हट जाएगा, या फिर यूं कहें कि ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी। सही बात है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो नई वाली आएगी वो पहले वाले की हाफ हो जाएगी, क्योंकि 2 हटाना है, 2 नहीं है, इतना है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हाफ हो जाएगी। या तो आप ऐसा लिख दो आंसर में, या आप आंसर में लिख दो कि जो नई डिस्टेंस होगी इसको 2 से डिवाइड करके 7.1 mm, दोनों ही आंसर एक्सेप्टेड होंगे। तो आप सीधा लिखो या तो डिस्टेंस हाफ हो जाएगी, या आप लिखो कि 7.1 FM हो जाएगी। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। अब भाई ये सीधा सीधा डेरिवेशन है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें बनेगा एक डायग्राम। डायग्राम में आपको क्या क्या दिखाना है, डबल स्लिट, स्क्रीन, सोर्स, सोर्स स्लिट, और स्क्रीन पे कैसे सेंट्रल फ्रिंज बनती है, फिर कैसे डार्क ऊपर ब्राइट, ऐसे करके वो डायग्राम जो बुक में वेल नोन है। बोल क्या रहा है, एक्सप्रेशन किसका डिराइव करना है, फ्रिंज विड्थ बीटा का, और बीटा का फॉर्मूला कितना था, डी लैम्डा अपॉन डी। तो बीटा का डेरिवेशन करने के लिए जो डायग्राम बनाया गया है, जो डेरिवेशन होता है इस टॉपिक का, वो आपको करना है। डायग्राम बनेगा, डेरिवेशन होगा, और उसके बाद ये बीटा का फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाना है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का डायग्राम, 1 मार्क्स का उसका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम में कौन सी चीज क्या है, कौन स्लिट विड्थ है, कौन स्क्रीन से डिस्टेंस है, ये सब, और फिर उसके बाद बीटा का डेरिवेशन 1 नंबर का। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखेंगे क्या है, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6 जूल पर टेस्ला, m की वैल्यू आपको गिवन है, इज अलाइन एट 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड,
और जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सपोज ये रहा मैग्नेटिक मोमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल कह रहा है 60 डिग्री है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी दे रखी है 0.44। कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। भाई साहब वो कह रहा है एम इसका अभी कैसा है, ऐसा है, तो इसको रोटेट करा के 90 तक ले जाए। नॉर्मल फील्ड इस तरफ है, फील्ड के नॉर्मल इधर, फील्ड इधर है, फील्ड के नॉर्मल ले जाना है इसको। तो θ1 है 60, घुमा के इसको किधर ले जाना है 90 तक। कितना वर्क करना होगा, सिंपल सा इसका फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ओके, m की वैल्यू आपको 6 गिवन है, b की वैल्यू आपको 0.44 गिवन है, cos थीटा फाइनल है 90 डिग्री, तो हो गया 0 cos 90 डिग्री 0 माइनस थीटा इनिशियल 60 डिग्री cos 60 1/2 यानी कि 0.5। जब आप ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, आपका आंसर आएगा 1.32 जूल प्लस का। नेक्स्ट इसका सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाले में वो क्या बोल रहा है कि भाई अपोजिट टू द मैग्नेट θ2 180। सिंपल, अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए कितना वर्क करना होगा, सेम फॉर्मूला दोबारा लगेगा, माइनस m की वैल्यू 6, b की वैल्यू 0.44, बट cos θ2 कौन है इस बार 180 और cos 180 -1 माइनस cos θ1, और θ1 क्या है, कहां से ला रहे हैं 60 से 180। ध्यान रखें बच्चे, गड़बड़ करते हैं, 60 से 90 अलग क्वेश्चन है, अब 90 से 180 नहीं कह रहा है, 60 से 180 तक ले जाने के लिए कितना करना होगा। तो ध्यान देना, यहाँ cos 60 डिग्री आएगा 0.5, जब आप इसको पुट करेंगे सॉल्व करेंगे 3.96 जूल प्लस का ये आपका आंसर होगा। और इसका बी पार्ट क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, टॉर्क ऑन मैग्नेट इफ द फाइनल ओरिएंटेशन इन केस 2। केस 2 है जो, इसमें फाइनल ओरिएंटेशन कितना है 180। मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, और ये जो मैग्नेट रखी है, मैग्नेट किधर रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट ऐसे हो गई है 180 पे, है ना। कितने डिग्री का एंगल है एम और बी के बीच में, दोनों अपोजिट है 180। तो कह रहा है टॉर्क कितना होगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा, और थीटा है 180, साइन 180 0, टॉर्क 0। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी। अब या तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिख दें यहाँ पे तो भी एक्सेप्टेड होगा, कंडक्टिविटी की डेफिनेशन लिख लें, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, या फिर ऐसे बोल दें कि कंडक्टिविटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड्स द बिहेवियर ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर, ऐसा भी लिख दें, ठीक है। ये कंडक्टिविटी हो जाएगा। इसकी एसआई यूनिट, कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट आप लिख सकते हैं क्या, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, आप इसको लिख सकते हैं मोह मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, ये सब कंडक्टिविटी की हाँ ये सब कंडक्टिविटी की आपकी यूनिट्स हो गई। डायमेंशन भी रेडी कर लेना बेटा, है ना, डायमेंशन भी पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्या है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी ऑफ अ वायर in terms of number density and relaxation time, hence obtain a relationship between current density and applied electric field। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या करना है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन यूज करके आपको कंडक्टिविटी यानी कि सिग्मा, ओके, इस सिग्मा को डिराइव करना है। अब मैं डेरिवेशन पार्ट पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सबके स्कूल्स में होता है, सारी बुक्स में होता है, कोई भी साइड बुक पढ़ लो, कोई भी मेन बुक पढ़ लो, पुराने पेपरों में भी आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेन बात क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी J और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E, इसके बीच में रिलेशन भी डिराइव करना है, वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही है। तो आप ध्यान रखें, ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा डेरिवेशन जो ओम्स लॉ का डेरिवेशन है वो ही था, पर J और E में जो रिलेशन आएगा इसको जरा ध्यान से सुनना।
वो आएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। बट J एक वेक्टर क्वांटिटी है तो J के आगे वेक्टर, E के आगे वेक्टर। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक्चुअल ओम्स लॉ ये ही है। V इज इक्वल टू आई आर क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल स्केलर, करंट स्केलर, रेजिस्टेंस स्केलर। तो ये स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। यहां पर J क्या है? वेक्टर। E क्या है? वेक्टर। ऑल्दो ये कंडक्टर है बट दो वेक्टर यहाँ पे, सॉरी ये हमारा क्या बोलते हैं स्केलर है, पर ये दोनों तो वेक्टर हैं ही। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन घुमा के क्या बोल सकता है? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ करके दिखाओ, तो भी आपको यही डेरिवेशन करना होगा। तो ये पूरा डेरिवेशन एक ही चैप्टर का है। जो ये इसका हम डेरिवेशन करते हैं, ये डेरिवेशन पूरा नहीं करना है। कहाँ तक करना है आपको? बस सिग्मा का फॉर्मूला और J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, इसको प्रूव करना है। तो मैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? 4 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 28। 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड क्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड क्यू, प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। सारी साइड्स इसकी ए है गिवन इन द फिगर। क्या निकालना है उसे देखते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू, या तो इस पे या तो इस पे, किसी भी एक पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स बताना है। ठीक है, फोर्स कितना होगा इस चार्ज पे। तो देखिए भाई, ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू सेम डिस्टेंस पे, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू सेम डिस्टेंस पे, तो इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाएंगे। ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा इधर, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा अभी यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। फोर्स लगेगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख लेते हैं उसको, क्यू अपॉन ये जो डिस्टेंस है ए का स्क्वायर, इतना लगेगा। एफ ही कह देते हैं इसको। ये क्यू इस पे कितना फोर्स लगाएगा? किधर लगाएगा? इधर ही लगाएगा और इतना ही लगाएगा। तो ये भी एफ, ये भी एफ। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये वाला जो कैपिटल क्यू है और ये वाला जो कैपिटल क्यू है, इन दोनों के बीच फोर्स निकालना है। तो ये डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। और क्योंकि ये ए है, ये ए है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस विल बिकम √2a। तो ये क्यू इस क्यू को करेगा तो रिपेल, पर कितने फोर्स से? ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो यहां निकाल लेते हैं। वो फोर्स होगा जो कैपिटल क्यू लगा रहा है, एफ डैश कह दो उसको। कितना होगा एफ डैश? यहां पे लिख देता हूं एफ डैश। वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दोनों Q है तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो √2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर बनेगा। ठीक हो गया। अब 3 फोर्स आ गए, हमें टोटल फोर्स बताना है तो इन तीनों को ऐड करना होगा, है ना। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, पहले दो को ऐड करो। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों के बीच में 90 का एंगल है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कितना बनेगा जब जोड़ेंगे? यहां लिख देता हूं F1, दिस विल बिकम a स्क्वायर वेक्टर एडिशन लॉ प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, 2f cos 90, और cos 90 सबको पता है 0। देन दिस विल बिकम √2f। जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? √2f। f कहाँ है? ये रहा। तो इन दोनों को जोड़ के √2f, लेकिन किस तरफ? इधर ही आएगा, इधर ही √2f। और अब क्योंकि हम इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं तो इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब f डैश और √2f इन दोनों को ऐड करना है। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, कोई लॉ नहीं लगाना, सीधा सीधा ऐड करेंगे। तो टोटल रिजल्टेंट क्या बनेगा? जो f डैश था, मतलब ये रहा f डैश हमारा, k² / 2a² और प्लस ये √2f, √2 और f कितना था? ये रहा। लेकिन बेटा ध्यान रखें, ये जो k था हमने कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए रखा था। अब इस k की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको शॉर्टकट में हमने k लिख दिया था। और यहाँ देखें कॉमन क्या आ रहा है? एक कैपिटल Q और अपॉन में a स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। बचा क्या हमारे पास? इधर क्या बचा? इधर सिर्फ एक कैपिटल Q बचा, और इधर क्या बचा? इधर बचा √2। अच्छा, यहाँ अपॉन में 2 भी है तो ये 2 भी बचेगा, और इधर बचेगा √2। k बाहर जा चुका है, कैपिटल Q बाहर जा चुका है, a स्क्वायर बाहर जा चुका है, स्मॉल q। ये हो गया।
तो ये आ गया हमारा टोटल फोर्स। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत ही सिंपल, जितने पेयर्स बनेंगे उतनी टर्म्स आएंगी। कितने पेयर्स बन रहे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म्स आएंगी। फटाफट लिखता हूं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, तो Q अपॉन दिस, कॉमन ले लेते हैं इसको, Q अपॉन ए प्लस, ध्यान रखें स्क्वायर नहीं आता पोटेंशियल में और एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं होता। फर्स्ट टर्म आ गई, दूसरी टर्म ये, 6 टर्म्स आनी है पूरी, Q ओवर ए प्लस ये वाली टर्म हो गई Q ओवर ए प्लस ये वाली टर्म हो गई Q ओवर ए। तो ये 4 बार हो गया, तो हम एक काम करते हैं, या तो इसको सीधा 4 टाइम्स लिख दो, बट मैं पूरा ओपन करके लिख रहा हूं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। ये क्रॉस टर्म Q मतलब कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन कितना, ये वाली डिस्टेंस √2a और प्लस ये वाली टर्म, एक ये वाला पेयर बन रहा है, तो Q अपॉन ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, √2a। तो 6 टर्म्स 6 पेयर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आइए इसका और वाला देखते हैं। ओके, तो इसका और में एक क्वेश्चन था, उसका एक क्वेश्चन ए पार्ट ये है, बी पार्ट अभी नीचे देखते हैं क्या है। बट 3 पॉइंट चार्जेस स्मॉल q -4q 2q, स्मॉल q -4q एंड 2q, ठीक हो गया। प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल है भाई, L तो ये भी L तो ये भी L। Obtain the expression for the magnitude of electric force acting on small, इस स्मॉल q पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना है। आइए फटाफट कैलकुलेट करते हैं। -q चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर होगा फोर्स कितना होगा, सपोज F1 कह देते हैं, भी सॉल्व कर लेंगे इसको। प्लस q इस q को रिपेल करेगा, इधर F2 कह देते हैं, सॉल्व अभी कर लेंगे। और इन दोनों के बीच कितना एंगल होगा ये अभी, क्योंकि हमें टोटल निकालना है तो एंगल तो हम निकाल ही लेते हैं। इक्विलेटरल है 60 60 60, दिस इज 60, टोटल 180, देन दिस विल बिकम 120 डिग्री। अब वैल्यू सॉल्व करते हैं, F1 और F2 की वैल्यू निकालते हैं। तो सॉरी, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ठीक है, मुझे लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा है तो डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताएंगे। हम निकालते हैं F1 विल बिकम 1/4πε0, अभी शॉर्टकट में K लिखते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, Q1 Q2 4Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ध्यान रखें चार्ज का साइन तभी लेते हैं जब फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें, जब फोर्स वेक्टर फॉर्म में नहीं है तो चार्ज को विदाउट साइन लेंगे। दिस विल बिकम अवर F1, और इसको थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व करूं तो 4Q² ओवर L² हो गया। और ये वाला निकालते हैं F2 विल बिकम K Q1 Q2 ओवर L², दिस विल बिकम K 2Q² अपॉन L²। ओके, F1 हो गया और F2 हो गया। तो अब एक चीज यहां पे अगर आप चाहो, मतलब थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, तो ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स का डबल है, सही है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, F1 को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ F2, सही है। अब इन दोनों फोर्स का टोटल निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा दो वेक्टर का वेक्टर सम, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो आप जब वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि भाई F1 यहां से पुट करेंगे, ये बनेगा 2F2, F2 ही है तो ये हो गया, और फिर ये हो गया 2F1 हो गया 2F2, और ये हो गया F2, और cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, थोड़ा सा आपको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व कर दें, और आपका एक आंसर आएगा, ठीक है। वो आंसर ही हमारा फाइनल आंसर होगा। मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आएगा 2√3 टाइम्स 1/4πε0 Q² ओवर L²।
कैलकुलेशन आप करेंगे। माइक क्लियर है? तो इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, वही क्वेश्चन है। बी पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। भाई इसको हटा के इसको हटा के इसको हटा के इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना होगा। तो ध्यान करें, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंफिनिटी से इनको उठा के यहां तक लाने का वर्क, सबको इंफिनिटी से उठा के यहां लाने का वर्क। पर आपसे क्या पूछ रहा है, इनको वापस इंफिनिटी तक ले जाने का वर्क। तो कुछ नहीं करना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मतलब इंफिनिटी से यहां तक लाने का वर्क, और फिर हमें चाहिए यहां से इंफिनिटी तक ले जाने का वर्क। तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इंफिनिटी से यहां तक लाने का वर्क सबको, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मैंने बोला था जितने पेयर्स बनेंगे उतनी टर्म्स आएंगी। एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। जब आप इन सबको मतलब पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, सेम वही मेथड यहाँ दोबारा एक बार आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस कर ले, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मैं आंसर आपके लिए छोड़ता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -10 1/4πε0 Q²/L। ठीक है, वो ही कॉन्सेप्ट दोबारा लगाओ जो अभी ऊपर बताया था और आपको ये आंसर मिलेगा। ये है इंफिनिटी से यहां तक लाने का वर्क, पर यहां पर क्या कह रहा है, इनको सेपरेट करके इंफिनिटी तक ले जाने का वर्क। तो वो जो हमारा आंसर आया है उसका ही नेगेटिव होगा, यानी कि प्लस का 10 1/4πε0 Q/L। अब बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन डी की तरफ। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन डी, और ये केस स्टडी बेस है। तो फर्स्ट वाला जो केस स्टडी है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है और ये आंसर्स ढूंढने हैं। आपको पैराग्राफ में सारे आंसर्स मिलेंगे, ओके। बट मैं यहाँ पे आपको फिलहाल बता देता हूँ क्या क्या आंसर थे इसके। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ऑफ अ सब्सटेंस विल बी सेम इफ एटम्स आर आइसोलेटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, इन अ क्रिस्टल द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस पैराग्राफ में लिखा है साफ साफ 2 एंगस्ट्रॉम टू 3। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। सॉरी इसका ऑप्शन होगा सी, 2 एंगस्ट्रॉम टू 3 एंगस्ट्रॉम। यहां पे लिखा है 3 माइक्रोन, माइक्रोन नहीं, 2 एंगस्ट्रॉम टू 3 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट वाले का आंसर ए, सेकंड वाले का आंसर सी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि द ओवरलैप और इंटरेक्शन विल बी मोर फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन दे आर एट, जब वो कहां पर होंगे। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है, फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर रिस्पेक्टिवली, सिलिकॉन में और जर्मेनियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होगी, ये भी यहाँ पर गिवन भी है, आप देख सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको, सिलिकॉन के लिए होगा n इज इक्वल टू 3 और जर्मेनियम के लिए आउटर मोस्ट क्या होगा, n इज इक्वल टू 4। ये था आपका फर्स्ट केस स्टडी। हम सेकंड केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अब आते हैं हम अपने सेकंड केस स्टडी। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और मोस्टली इसको बच्चे गलत करेंगे। क्यों करेंगे अभी देखो आप समझ जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको ऊपर केस स्टडी पढ़नी है और ये फिर ऑप्शन में टिक लगाना है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट बी, यहां पर रखा है ऑब्जेक्ट as shown in the figure, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये दे रखा है u, इमेज डिस्टेंस v, जो इमेज बनेगी इसकी इधर कहीं बनेगी या जहां भी बनेगी, अभी दिया नहीं है इसमें, बट वो v है। तो ये कैसे रिलेटेड होंगे, ध्यान रखें। अगर डायग्राम ऐसा होता या ऐसा होता तो हम ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं हमेशा उस साइड। ये क्वेश्चन घुमा दिया, ऑब्जेक्ट को इधर रख दिया। आपको क्या करना है, इस डायग्राम को इन्वर्ट करके एज्यूम करना है। फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बीच में एक माइनस इज इक्वल टू, इनको एज इट इज लिखते हैं और अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है r। ठीक है, ये होता है। तो यहां फर्स्ट मीडियम किसको कहते हैं, जिस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और यहां पर ऑब्जेक्ट उधर रख दिया, मतलब ये हमारा फर्स्ट मीडियम होगा n2 और ये हमारा सेकंड मीडियम। डायग्राम को इन्वर्ट करके एज्यूम करना है बेटा।
तो आंसर क्या होगा, सेकंड मीडियम मींस n2 अपॉन इमेज, बट सेकंड मीडियम कौन है, n1, तो क्या लिखे, n2 अपॉन इमेज v माइनस फर्स्ट मीडियम, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें रखा है, तो n1 अपॉन u, मतलब n1 को n2 और n2 को n1 कर दिया गया इस क्वेश्चन में बस, इज इक्वल टू n1 माइनस n2, मैं यहां पे लिख देता हूं, इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो इसका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। एक कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर ना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कॉनकेव मिरर का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f पे रखा हुआ है ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज, अगर किसी को लेंस का नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो ये कॉनकेव मिरर की तरह अगर बिहेव करता है ऐसे समझे, और भाई कॉनकेव मिरर 2f मतलब एक रिलेशन जानते हैं f इज इक्वल टू r अपॉन 2, तो r इज इक्वल टू 2f, यानी कि ऑब्जेक्ट रेडियस जितना दूर है मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, इस यहां पर भी ऐसी होगा। ऐसी कंडीशन में जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है वहीं पर उसकी इमेज बन जाती है, जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है वहीं पर ही उसकी इमेज बन जाती है, तो और इक्वल साइज की होती है उल्टी इमेज, है ना, तो इन्वर्टेड होती है, रियल और इक्वल साइज। ऐसा ऑप्शन कौन सा देखे, रियल एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ थिन कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एफ है 10, कॉन्वेक्स है तो प्लस 10, एंड थिन डाइवर्जिंग कॉनकेव फॉर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर माइनस एफ, प्लेस कोएक्सियली इन कॉन्टेक्ट, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आप टोटल फोकस का फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, विथ साइन f की वैल्यू पुट करो, ठीक है, विथ साइन वैल्यूज पुट करो, आपको एक आंसर मिलेगा 1/f, और पावर इज इक्वल टू, हमें पावर पूछा है, पावर होती है 1/f, तो जो आपका 1/f आएगा वही आपका पावर होगा, और जब आप वैल्यूज पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा +5 डायोप्टर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन में इसके और में क्या था, एन इक्वी कॉनकेव लेंस गिवन है of focal length f is cut into 2 identical parts along the dotted line, यहां से इसको कट कर दिया भाई, बीच में से इसके दो हिस्से कर दिए, the focal length of the each part, हर इसकी अलग टुकड़े की और इस अलग टुकड़े की फोकल लेंथ क्या रहेगी भाई, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर अनचेंज्ड है ना तो इसको हाफ में कट, अगर इसके अलोंग कट करते तो कुछ अलग बनता है, बट इसके अलोंग जब आप कट कर रहे हो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फिक्स रहेगी ना, तो फोकस हर पार्ट का f ही रहेगा। f कब चेंज होगा, जब या तो n चेंज हो या तो r चेंज हो, उनमें से कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ई आ चुका है हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 31st का ए पार्ट देखिए क्या है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन व्हेन द कॉनकेव मिरर, ध्यान दे कॉनकेव मिरर produce a real inverted and magnified image of the object, ऑब्जेक्ट की रियल उल्टी और मैग्निफाइड इमेज बननी है, तो भाई इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये आएगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इधर है इसका मान लो f और इधर है मान लो इसका c, तो जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखेंगे हम, तो एक काम करते हैं, पहले जो लाइन C से जा रही है वो तो ऐसे ही पीछे आ जाएगी, ठीक है, ऐसा यहां तक ले आते हैं इसको, और जो यहां ऐसे समझेंगे हम यहां से जाएगा वो F से होके आएगा, ये इसको थोड़ा सा चेंज करते, एक सेकंड रुकिए, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा इसका ठीक से, पहले यहाँ इमेज हमें एनलार्ज बनाना, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो इमेज इन्फिनिटी और सी के बीच में बनती है, तो यहां से हम लाएंगे इसको, ठीक है, ये आ गया
ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दूर रखते हैं हम, इन्फिनिटी और सी के बीच में, यहां पर कहीं पर ऑब्जेक्ट बनेगा। बट फिलहाल मैं क्या करता हूं, जो लाइट सी से जा रही है, ठीक है, वो तो सीधे निकल जाएगी इधर, और जो इधर से जाएगी वो फोकस से होके जाएगी। तो सपोज ये आ गई, फोकस इसका बना देते हैं हम इधर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सी और एफ के बीच में जो लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे, तो इधर वापस आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस से जो गई वो उधर ही वापस आ गई। ये हमारा फोकस है, ये रहा फोकस एफ, ठीक है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पैरेलल जो लाइट आई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ऐसे करके ये हो गया। और जो लाइट सी, ये मतलब ऐसे आ रही थी इधर, ठीक है, वो सी के ही अलोंग निकल जाएगी और यहां कहीं पर कट करेंगी आपस में, और यहां पर एक बड़ी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। ऑप्टिक्स के डायग्राम में सबसे मेन बात, कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है एरो लगाना, कि लाइट जा किधर रही है। और इसके मार्क्स कट जाते हैं अगर बच्चे एरो ना लगाए। 2 मार्क्स का अगर डायग्राम है और आप एरो ना बनाओ तो 1 मार्क्स कटेगा ही कटेगा, साफ साफ मेंशन है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, आप स्केल की हेल्प ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा स्केल की हेल्प से बना लेंगे इसको तो थोड़ा ठीक बन जाएगा आपका डायग्राम। बस यही था आपका फर्स्ट वाला। सेकंड क्या कह रहा है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन करना है, एंड फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का तो अब डेरिवेशन वाला पार्ट आप सबका ये स्ट्रॉन्ग है। एक इंपॉर्टेंट बात, मिरर फॉर्मूला लास्ट टाइम ये डिलीटेड टॉपिक में था, इस टाइम ये ऐड हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए फिर से। अब मिरर फॉर्मूला तो इसको ध्यान से कर लेना सभी। कितना आएगा मैं आंसर लिख देता हूं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका डेरिवेशन करना, साथ ही साथ इसका भी डेरिवेशन होता है मैग्निफिकेशन माइनस v/u, इसको भी डिराइव कर लेंगे। ओके, इसका और पार्ट देखते हैं। और पार्ट में क्या है, डिफाइन अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, यही 1 नंबर के लिए आता है बार बार। वेव फ्रंट क्या है, तो एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिसके सारे पार्टिकल्स सेम फेज में ऑसिलेट करें। एक इमेजिनरी प्लेन, वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी प्लेन whose all particles are oscillating in same phase, ऐसा लिख देना। नेक्स्ट, यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस। तो हाइगेन्स का ये डेरिवेशन है, साफ साफ हाइगेन्स लॉ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना। 2 मार्क्स इसके हो गए आपके। बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसी के साथ साथ एक इसका दूसरा भाई भी है, वो भी चलता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये भी आप तैयार, सबका है, सब तैयार करते हैं, तो इसको आप खुद से कर लेंगे, डेरिवेशन है, ठीक है। फिर डायग्राम, इस क्वेश्चन पे आते हैं जो करने लायक क्वेश्चन है। इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में हम विड्थ को ए से दिखाते हैं, यंग्स डबल स्लिट में डी से, स्मॉल डी से दिखाते हैं। कह रहा है हमने स्लिट विड्थ को डबल कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो, सिंगल स्लिट की विड्थ डबल कर दी। हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन बेंड। डिफ्रैक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है उसके साइज पे और उसकी इंटेंसिटी, चमक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा स्लिट विड्थ को डबल करने का। तो ध्यान रखेंगे, पहली बात, पहले हम साइज की बात करते हैं। साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है, विड्थ चौड़ाई,
उसका फॉर्मूला होता है 2d लैम्डा अपॉन ए। अब कैपिटल डी क्या होता है? कैपिटल डी होता है वो जो सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, वो कैपिटल डी है। और स्मॉल ए क्या है यहाँ पे हमारा? वो जो विड्थ है उसका साइज। तो कह रहा है जो उसका विड्थ है ना उसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, तो इस सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कम हो जाएगी। ए बढ़ेगा तो विड्थ रिड्यूस्ड, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ रिड्यूस, साइज घट जाएगा। इंटेंसिटी भाई क्योंकि आपने अब जो सिंगल स्लिट थी उसका साइज बड़ा कर दिया है तो अब अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट बढ़ जाएगा, ज्यादा अमाउंट में लाइट आने लगेगी तो इंटेंसिटी चमक बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका, व्हेन अ टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टिकल इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स अ ब्राइट स्पॉट इज सीन एट द सेंटर ऑफ द ऑब्स्टिकल। मतलब शेडो पे जो है ना, जो शेडो बनती है, शेडो की जगह पे शेडो नहीं बनती, एक ब्राइट स्पॉट सीन होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे ये लाइट का एक सोर्स है यहाँ पे रखा हुआ और यहाँ बीच में एक ऑब्स्टिकल, एक आपने डिस्क रख दी, तो स्क्रीन पे जो पैटर्न बनेगा, अगर वो डिस्क बहुत स्मॉल है, कह रहा है वो टाइनी है सर्कुलर लूप, तो बनना क्या चाहिए? देखो जैसे मेरा हाथ में यहाँ पे रखता हूँ अभी लाइट में, तो पीछे शेडो बनेगी। लेकिन अगर ये ऑब्स्टिकल मेरा हाथ बहुत 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 टाइनी हो जाए तो यहां शेडो नहीं बनेगी, पीछे ब्राइट स्पॉट बनेगा। किसकी वजह से बनेगा? डिफ्रैक्शन। तो वो बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई, तो आप लिखेंगे इट इज ड्यू टू डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन कब होता है? सर अभी क्यों नहीं हो रहा डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन तब होगा जब ऑब्स्टिकल का साइज और जो लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ लगभग सेम रेंज की हो। अभी जो है लाइट यहाँ पे गिर रही है स्क्रीन पे, यहाँ पे उस लाइट की वेवलेंथ जो बहुत स्मॉल है और मेरे हाथ की जो ये है डिस्टेंस, मतलब जो हाथ की जो साइज है वो सेंटीमीटर रेंज का है और ये लाइट तो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम रेंज की है, तो अभी डिफ्रैक्शन नहीं शो होगा। कब होगा? जब ऑब्स्टिकल का साइज और लाइट का साइज, लाइट की वेवलेंथ का साइज लगभग सेम होने लगे। तो आप कहेंगे क्योंकि टाइनी ऑब्स्टिकल है, टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टिकल है, तो डिफ्रैक्शन होगा, इस वजह से शैडो बनने की जगह पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, इसको अलग से कट करके लाना पड़ा क्योंकि काफी स्पेस था इस क्वेश्चन में, काफी स्पेस गिरा। देखिए क्या है, ए पार्ट 32 का ए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन दो। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली, ये वर्ड आना चाहिए, पासिंग थ्रू द सरफेस परपेंडिकुलरली, किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं और काउंट कर लो, वो नंबर ही, जितने नंबर आएंगे, जितनी संख्या होगी इलेक्ट्रिक लाइन की, ठीक है, उन रेखाओं की, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। या फिर कोई बच्चा क्या लिख सकता है सीधा सीधा, E डॉट ए, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी सही है, ओके, ये वाला भी ठीक है। ये देखना कनेक्ट तो नहीं और डिस्कनेक्ट चिपक गया था, ये चलने दो, चल रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट, इज इट अ स्केलर और वेक्टर? दो वेक्टर का डॉट हमेशा स्केलर होता है, तो स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज Q इज एट अ डिस्टेंस d/2, ये दिख रहा है सबको, एक प्लेट है ऐसे, डिस्क है ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और वो जो प्लेट है d लेंथ है उसकी चारों तरफ से, और उससे d/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q वैल्यू का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस स्क्वायर से, ये बताना है, ठीक है। तो भाई जो ये नीचे सरफेस रखा हुआ है ना, d डिस्टेंस का है, ऐसी ही सेम प्लेट यहां आ सकती है, ऐसी ही सेम प्लेट आगे आ सकती है, ऐसी ही सेम प्लेट उस साइड आ सकती है, ऐसी ही सेम प्लेट पीछे जा सकती है, और ऐसी ही सेम प्लेट ऊपर आ सकती है। लेंथ कितनी होगी भाई? डी सब डी। अब ये जो Q/2 वाला चार्ज, d/2 डिस्टेंस पे जो चार्ज था, ये कहां पहुंच जाएगा? उस बॉक्स के, इस बॉक्स के अंदर। ये बन गया एक क्लोज सरफेस, और गॉस थ्योरम लग जाएगी अब यहाँ पे क्योंकि क्लोज सरफेस है। इस पूरे के पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होगा? गॉस थ्योरम कहती है भाई दिमाग नहीं लगाना,
चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बात खत्म। क्या साइज क्या शेप फर्क नहीं पड़ता, चार्ज कितना है उतना अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट पूरे बॉक्स से नहीं पूछा है, हमें सिर्फ एक स्क्वायर से पूछा है। तो पूरे बॉक्स से कितना था, इतना। सारे बॉक्स, इस सारी साइड इक्वल है, कितनी साइड है, 6 साइड, तो सबसे इक्वल 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 जा रहा होगा। तो हर एक से कितना होगा, 1/6 ऑफ दिस, 1/6 ऑफ दिस एक का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, 6 के 6 मिलके इतना बना रहे। तो एक कितना बना रहा होगा, इसका 1/6। तो आंसर क्या होगा, 1/6 टाइम्स ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आंसर। अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का नहीं है, देखो ये एनसीईआरटी का है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया आपका, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए हो। इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू अ डिस्टेंस d, भाई वो कह रहा है इसको d/2 नहीं d ऊपर ले गए, कितना ऊपर उठा दिया, d ऊपर, d ये इसको उठा दिया कितना ऊपर, कह रहा भाई d ऊपर उठा दिया, अब की बार ज्यादा हो गया थोड़ा, ये d ऊपर, ओके। एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड भी डबल कर दी, पहले कितनी थी d, अब कितनी हो गई 2d, फिर ये भी 2d। तो फिर ऐसी एक प्लेट बगल में, ऐसी एक प्लेट आगे पीछे, राइट में, लेफ्ट में, ऊपर नीचे सब जगह रखो, तो फिर से एक बॉक्स बन जाएगा भाई, यहाँ पे एक बॉक्स फिर से क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे ये रहा बॉक्स। और इस बॉक्स का जो साइज होगा 2d, तो भाई साहब ये जो चार्ज है ना, अब की बार फिर दोबारा अंदर ही रहेगा। मतलब ऐसे समझे, सारा जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, वो 2d, और चार्ज है नीचे वाली प्लेट से d ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये चार्ज फिर इस क्यूब के अंदर, इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, और फिर इससे फ्लक्स कितना बनेगा, Q/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस थ्योरम कहती है हमें शेप साइज से मतलब नहीं है। तब एक से कितना होगा, फिर से वही 1/6। तो चार्ज पे कोई इफेक्ट, सॉरी फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अनचेंज्ड। पूछ रहा है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे अफेक्ट होगा, एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी अफेक्टेड। आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमेन सेम या नॉट चेंज, कुछ भी लिखे। रीजन ये है कि भाई अब जब साइज डबल हो गया बॉक्स, डिस्टेंस पहले d/2 थी, इसकी डिस्टेंस भी अगर डबल हो गई है, d हो गई है, इसकी भी तो डबल हो गई है, d से 2d, तो आंसर अनचेंज्ड रहेगा। ओके, तो और 32 के और में क्या है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। यूज गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है इसकी। तो ये डेरिवेशन है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, एक वेल नोन डेरिवेशन है, कोई इतना टफ नहीं है। इस पे प्लस क्यू चार्ज दिया गया है और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इससे r दूर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डेरिवेशन आप कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/4πε0 2 लैम्डा ओवर r, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ E विद R, E और R के बीच एक ग्राफ बनाना है, E और R के, E और R में रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, इसका ग्राफ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा y एक्सिस पे और डिस्टेंस r ये रही, तो r बढ़ने से E ऐसे डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो गया 1 नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया। ऊपर वाला 2 मार्क्स, ये 1 मार्क्स, और ये वाला फिर से 2 मार्क्स का 5 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2 प्रोवाइडेड r2 इज ग्रेटर देन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे करते हैं इसको। क्या बोला जा रहा है कि भाई ये इनफाइनाइटली लॉन्ग जो वायर थी हमारी, ये वायर है, और इस वायर से एक पॉइंट है कितना दूर, r2 दूर, ये डिस्टेंस कितनी है r2, और एक पॉइंट है कितना दूर, ये रहा r1 दूर, ये r2 दूर, ये r1 दूर। कह रहा है पॉइंट चार्ज q को उठा के ला रहे हैं हम, कहां से कहां, r2 से r1 तक, यहां से उठा के यहां ला रहे हैं। तो कितना वर्क करना होगा, वर्क डन, तो सीधा सीधा अगर आप वर्क डन जानते होंगे, वर्क डन होता है क्या, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आर 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 बोल रहा है तो डी आर, बट यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, जो चार्ज ला रहे हैं, जो लाना है यहां से उठा के, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में,
जिसको ब्रिंग करना है मतलब जिसको लाना है वो Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हर जगह इतना, तो सीधा सीधा F बराबर QE, Q जो ला रहे हैं और E 1/4πε0 2 लैम्डा ओवर R dr। भाई अभी तो सीधा बस इसका इंटीग्रेशन करना है, बट कहां से कहां ला रहे हैं, इनिशियली कहां पर था, जो दूर वाला पॉइंट है वहां पर R2 पर, और कहां ला रहे हैं R1 पास वाले पे, सॉरी यहां कह रहा है R1 टू R2 है ना, तो हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, हमें बोलना पड़ेगा R1 से R2, यहां से यहां नहीं, यहां से यहां Q चार्ज। देखिए जो जो कांस्टेंट है उन सबको बाहर इधर कर देते हैं, इंटीग्रेशन तो हो ही जाएगा जल्दी से एकदम। Q 2 लैम्डा 4πε0 सब कांस्टेंट है बाहर आएगा, 1/4πε0 2Q लैम्डा है ना, और बचा क्या इंटीग्रेशन के अंदर dr अपॉन r, लिमिट R1 से R2 dx अपॉन x, इंटीग्रेशन log x, तो dr अपॉन r log r, दिस विल बिकम 2Q लैम्डा ओवर 4πε0 नेचुरल लॉग r। ओके, R1 से R2 तक। अब एक बार r की जगह R2 रखेंगे, बीच में माइनस का साइन, फिर r की जगह R1 रखेंगे, दिस विल बिकम 2Q लैम्डा ओवर 4πε0 ln R2 माइनस ln R1। आप log R2 माइनस log भी लिख सकते हो, मैंने नेचुरल लॉग बेस में e लिया है तो उसको ln बोलते हैं। log a माइनस log b सब जानते हैं वो होगा log a अपॉन b, तो मैं सीधा सीधा इसको अगला स्टेप यहीं पे लिख देता हूं, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम, रे डायग्राम showing the formation of image at infinity by an astronomical telescope। इसको कभी कभी नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। अगर वो कभी बोले कि टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में है तो आप बोलेंगे कि फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, इन्फिनिटी पे। ओके, तो इसका एक रे डायग्राम बनाना है, तो हम यहाँ पे एक फटाफट से रफली डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप दोनों का, ठीक है। देखिए एक ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा होता है हमारे पास, ठीक है। यहां से एक लाइट आएगी, टेलीस्कोप का काम है दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना, जैसे कि तारों को या प्लैनेट्स को, और जो दूर से लाइट्स आती हैं वो पैरेलल होती है, इसलिए उनको मतलब आपस में वो पैरेलल होती है। तो कभी कभी बोलते हैं हम एक्सिस के पैरेलल भी है, बट आपस में पैरेलल होती है, मेन पॉइंट ये है। तो जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो सीधे निकल जाएगा, और जो यहां से आएगा ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं पे कट करेगी, सपोज ये यहां पर कट करेगी। और ये प्रिंसिपल भी पूछते हैं कई बार इसका, तो प्रिंसिपल यही है, ये एक इनफाइनाइट पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, साइज बहुत बड़ा है इसका, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, कभी कभी ये भी पूछता है इसका, तो वर्किंग प्रिंसिपल यही है कि भाई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस उसकी एक इमेज बनाता है जो कि रियल और इन्वर्ट होती है, एक इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश। अब फाइनल इमेज हमें इन्फिनिटी पे बनानी है, यहां से डायग्राम ध्यान देना है हमें। तो पहले क्या करना है आप लोग कि ये जो जहां पे कट कर रही है ना, ऐसे ये लाइट यहाँ पे कट कर रही है, तो यहां पर आप क्या करना कि ऐसे एक यू बना देना लाइन, ट्रिक देखना है इसकी क्या है, ठीक है, कि यहां से ऐसे आ रही है लाइट। फिर उसके बाद क्या करो, आईपीस इससे छोटा होता है, तो यहाँ पे एक लेंस बना दो जो इससे छोटा हो, यहाँ पास में बना दो, एक यहीं पे बना दो, ठीक है। इस वाले से थोड़ा छोटा दिखाना है इसको, ठीक हो गया। ये इस वाले को थोड़ा बड़ा दिखाओ, ठीक है, इस वाले को बड़ा बनाना डायग्राम को, कि ये लेंस जो है वो बड़ा दिखे। मैं एक बार यहाँ फिर से ये कर देता हूँ, पहले बस ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये रही लेंस, तो हम इसमें बाद में भी बना देंगे। तो आप यही करना, आप पहले ना ऑब्जेक्टिव के इसकी ये बनाना, ऐसे जैसे मैं पूरा लेंस बना रहा हूँ ना, एक सेकंड में इसे रब करता हूँ। पूरा लेंस पहले मत बनाओ, पहले सिर्फ क्या करना, ऑब्जेक्टिव की जो ये एक्सिस है इसको ड्रॉ कर देना, एक बड़ी एक्सिस बस, और यहाँ पे आईपीस की इससे छोटी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। ये लेंस तो हम कभी भी बना देंगे, है ना, क्योंकि मिस्टेक होती है इसमें, क्योंकि ये है ही ऐसा टॉपिक, क्या करें।
थोड़ा सा इसको ऐसे आगे बढ़ाए, इसको ऐसे बढ़ाए। तो ट्रिक देख लें क्या करा मैंने, पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, फिर एक बड़ा ऑब्जेक्टिव, लेंस पूरा मत बनाना, फिर एक यहाँ पे छोटा आई पीस, और ऑब्जेक्ट की एक यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल होगी, छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट से। ये यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे ऐसे होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे इंफिनिटी पे इमेज बनानी है। देखो डायग्राम क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो भाई ये इंफिनिटी पे जो लाइट है ना वो पैरेलल होती है, तो एक लाइन ये हो गई, एक इसके पैरेलल यहां से ले लो, एक इसके पैरेलल यहां से ले लो, ठीक है। अब लाइट जो यहां से आ रही थी, ठीक है, उसका ये लेंस ने ये यहां से रिफ्रैक्शन हो गया, इसी डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, इसी डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा दो ऐसे, और इसी डायरेक्शन में इसको यहां से ऐसे आगे बढ़ा दो। ठीक हो गया। बस अब इसको लेंस बना दो और इसको लेंस बना दो। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव। इंफिनिटी के, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो लेंस इमेज कहां पर बनाता है, मतलब कहां पर कट करता है, ये फोकस, ऑब्जेक्टिव का फोकस एफ ओ। ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट की कोई लेंस इंफिनिटी पे इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे रखी हो। तो ये इस वाले आई पीस, इसको बोलते हैं आई पीस, आई पीस के फोकस पे, ठीक है। और यहां पर एक आई बना दीजिए कि ताकि लगे कि हमें कोई देखेगा, इस इंस्ट्रूमेंट में देखेगा अगर, तो उसको क्या दिखेगा कि ये लाइट जो आ रही है कहां से आ रही है, यहां से। तो ये इमेज बन गई उस ऑब्जेक्ट की, और ये इरेक्ट इमेज होगी, सीधी इमेज होगी, ऑल्दो ये एक वर्चुअल इमेज होगी, मतलब इंफिनिटी पे बनेगी ऐसा समझे, रियल में लाइट है नहीं ना वहां पे। तो प्रिंसिपल बोलता है तो क्या करना, ऑब्जेक्टिव इसकी एक इमेज बनाएगा, वो इमेज इसका ऑब्जेक्ट बनेगी, और ये उसकी एक फाइनल इमेज बनाएगा। ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है। ध्यान रखें ऑप्टिक्स के डायग्राम में सबसे मेन चीज जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स कटते, ये एरो बनाने के, लाइट किधर से आ रही है और किधर जा रही है, इसका ध्यान रखना। ये डैश करके ही बनानी है क्योंकि ये रियल लाइन नहीं है, ये हमने वर्चुअली लाइन बनाई है, एज्यूम किया है ऐसा। ठीक है। ये हो गया डायग्राम। क्या कह रहा है यहाँ पे, ये पहला हो गया खत्म। ठीक है। अ टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 150 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव है जो बड़ा वाला, इसका फोकस 150 है। कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव होता है, लिख देते हैं चलो फिलहाल। और आईपीस का फोकल लेंथ छोटा है आईपीस, और ये आईपीस का फोकल लेंथ कह रहा है 6 है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस होगा। कह रहा है फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बनती है तो क्या क्या निकालना है। सबसे फर्स्ट चीज, लेंथ ऑफ द ट्यूब इन दिस एडजस्टमेंट। ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ भाई ध्यान रखना कि इस कंडीशन में जो ट्यूब लेंथ होती है ना, इस कंडीशन में जो ट्यूब लेंथ होती है वो लेंथ के ही इक्वल होती है। और लेंथ क्या होती है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने, तो इसका फॉर्मूला है FO प्लस FE। और सबको पता है जब हम लेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं तो साइन नहीं लेते, साइन नहीं लेना। कितना आएगा FO 150, FE 6, दिस विल बिकम 156 सेंटीमीटर। खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, लेकिन कब, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। सीधा सा आंसर है इसका, मैग्निफिकेशन कितना होता है, सॉरी मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन कैपिटल M, वो होता है FO प्लस FE। साइन नहीं लेना, यहां पर भी साइन नहीं लेते। FO 150 और ये 6, दिस विल बिकम 25। यूनिट इसकी होती नहीं है क्योंकि एंगुलर मैग्निफिकेशन है। आइए इसके और वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 33 का और वाला। तो देखिए इसमें क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LCR सर्किट चैप्टर 8 फिजिक्स का। देखिए क्या है, चैप्टर 7 सॉरी। द डिवाइस X, कोई डिवाइस है X, उसका नाम है, कनेक्टेड टू अ सोर्स V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ओके, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और करंट कितनी दी है, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड कर रही है, तो ये कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर होता है जो करंट को लीड करवाता है, कैपेसिटर सॉरी। ओके, तो X डिवाइस, आइडेंटिफाई द डिवाइस X, आइडेंटिफाई हमने कर लिया, कौन है वो डिवाइस, कैपेसिटर, क्योंकि वोल्टेज पीछे है, करंट लीड कर रही है कितने से, π/2 से। ओके,
राइट द एक्सप्रेशन फॉर इट्स रिएक्टेंस। कैपेसिटी का होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दिस इज 1/ωc। सीधा टू द पॉइंट आंसर करना है, कोई कहानी नहीं लिखनी। आइडेंटिफाई द डिवाइस एक्स। आइडेंटिफाई क्या किया हमने, बोला बिकॉज करंट इज लीड्स अहेड बाय वोल्टेज बाय एन एंगल π/2, हेंस करंट, हेंस दिस डिवाइस एक्स इज अ कैपेसिटर। वो कह रहा है जो भी ये है उसका रिएक्टेंस कैपेसिटिव का, कैपेसिटर का होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, दिस इज 1/ωc। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ V एंड I विद टाइम ओवर वन साइकिल ऑफ AC फॉर X। V और I का ग्राफ बनाना है। आइए जी यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं V का ग्राफ T के साथ, V का ग्राफ T के साथ। ओके, तो V का क्या है, देखो जैसा साइन का ग्राफ है वो होगा सेम बट V0 मैग्नीट्यूड के साथ। साइन का ग्राफ 0 पे 0, तो ये हो गया आपका एक साइकिल के लिए बोल रहा है 2। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है, ये है V, और ये वैल्यू क्या होगी V0, ये वैल्यू भी क्या होगी V0। ये होगा 0 डिग्री। ये कब होगा 90 डिग्री पे, बट टाइम के साथ क्या रहा है ना, तो ये हाफ टाइम पीरियड, ये फुल टाइम पीरियड, 0t/4, 1t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, करंट का भी ना, तो अब करंट का जो एम्पलीट्यूड है I0, अब ये V0 से ज्यादा होगा या कम होगा, भाई वो कैसे चेक कर सकते हैं, V = IR, ओम्स लॉ लगाएंगे, V0 = I0 × XC, और XC कितना है I0, XC हो गया 1/ωc, तो I0 विल बिकम V0ωc। अब भाई ये ωc डिसाइड करेगा कि ये 1 से लार्जर है या स्मॉलर है, तब उसके हिसाब से V0 चेंज होगा, तब उसके हिसाब से I0 चेंज होगा। तो यहाँ पे अभी बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि I0 लार्जर है या V0। तो किसी एक को मान लो, सपोज V0 लार्जर है तो हम I0 को स्मॉलर मान लेते हैं। ओके, बट I0 में क्या है, देखो 90 डिग्री लीड्स अहेड। लीडिंग का मतलब होता क्या है, V में जो कुछ भी होना है I में वो 90 डिग्री पहले हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितने डिग्री का फर्क है 90 का ना, तो V अगर यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है तो I इससे 90 पहले मैक्सिमम हो जा रहा है, क्योंकि वो लीड करेगा, तो यहाँ आएगा। V यहाँ पे 0 हो रहा है तो I इससे 90 डिग्री पहले यहाँ पे 0 हो जाएगा। V यहाँ पे मिनिमम हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर V मिनिमम हो रहा है तो I इससे 90 डिग्री पहले मिनिमम। लीड करने का मतलब यही है कि जो कुछ भी इसमें हो, इसमें वो इतना डिग्री पहले हो जाए। ओके, और ये यहाँ पे फुल हुआ तो ये यहाँ पे होगा, और इसके बाद ये साइकिल आगे बढ़ेगा, तो ये हमारा एक पूरा साइकिल हो गया। एक ही साइकिल की बात कर रहा है तो ये हमने डायग्राम बना दिया, बट दिखाना जरूर है यहाँ पे कि ये क्या है, ये I है करंट, और ये मैग्नीट्यूड जो है ये होगा I0। इधर इसको भी दिखा देना, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, सॉरी, यहाँ पे ये है भाई हमारा I0। V0 I0 में कौन बड़ा है ये अभी फिलहाल यहाँ बता पाना मुश्किल है, बट ये I और V का ग्राफ हो गया। हाउ डज द रिएक्टेंस ऑफ डिवाइस X वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, शो दिस वेरिएशन ग्राफिकली। दो चीज पूछ रहा है, ग्राफ भी बताना है और वेरिएशन भी बताना है। इधर देखो, रिएक्टेंस कैपेसिटी, कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा 1/ωc, ओमेगा को कहते हैं 2πf। साफ साफ दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो XC घटेगा, तो कैसे वेरी कर रहा है, क्या लिखेंगे, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस। ये आंसर हो गया। बट वो कह रहा है कि इसको ग्राफिकली शो भी करो। भाई XC और F को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक पहला तो आंसर क्या हो गया, F बढ़ेगा तो X घटेगा। बट ग्राफ से भी बताना है तो ग्राफ से भी बता देते हैं। इसका ग्राफ XC का ग्राफ सबको पता है इन्वर्टेड बनता है, ऐसे उल्टा ग्राफ बनाते हैं। आप सीधा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज F, दिस इज XC, F बढ़ेगा तो XC घटेगा, इस टाइप का आपका ग्राफ हो गया। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ, ये समझ आ जाएगा ना ग्राफ। इसको आप सीधा भी बना सकते हैं, इसको आप चाहे तो XC और F का ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। बट जब आप थोड़ा आगे, अभी 12th क्लास के बाद आगे जब आप ये
एसी सर्किट थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि XC और F का ग्राफ ऐसे बनाया जाता है 4th क्वाड्रेंट में। उसका रीजन अभी थोड़ा समझा पाना मुश्किल है आप लोगों को, बट आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बनाएंगे तो बेटर रहेगा। ये सिर्फ XC और F का है। अगर आप XL की बात करोगे तो उसका तो वैसे ही अकॉर्डिंगली जो होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ वो बनेगा, बट XC का ये ना बनाकर ये बनाएंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर X। फेजर डायग्राम बनाना है। आइए फेजर डायग्राम में क्या करते हैं हम देखें। ये है V ओमेगा टी, तो मैं क्या करता हूं, ये लो, ठीक है। V कितना आ गया है, सपोज ये रहा मेरा V, ये है मेरा V, कितना एंगल, V की मैग्नीट्यूड कितना है V का, V नॉट, और एंगल कितना है इसका एक्सिस से ओमेगा टी ऊपर हो गया। अब I है जो I का मैग्नीट्यूड कितना है I नॉट, बट एंगल कितना है ओमेगा टी प्लस 90। तो ओमेगा टी तो इतना है ही, इसमें 90 डिग्री और ऐड करो तो यहां पहुंच जाएगा हमारा क्या I, और I का मैग्नीट्यूड हमने V से कम लिया है तो इसकी लंबाई V की लंबाई से कम दिखाएंगे। दिस इज I नॉट, तो ये रहा हमारा ओमेगा टी प्लस I नॉट, ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। तो आई होप कि आप लोगों को इस सॉल्यूशन ठीक लगा हो, समझ में आया हो, काफ़ी बेनिफिशियल लगा हो। बाकी कोई भी अगर क्वेरी रहती है सकते हैं आप हमारे चैनल पे कमेंट करके कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और शुभकामनाओं के साथ आप सभी को हम आपके सारे कमेंट्स का स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना हो सके आप अपना अच्छे से प्रिपेयर करें बोर्ड के लिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।